Hello everyone, welcome to SK Journey. So let's start with our first unit, Modernity and Social Changes in Europe and Emergence of Sociology. तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, 5th सेंचुरी से पहले यूरोप में रोमन रूल था। जो ये रोमन रूल है ये 27 बीसी से 476 सीई तक चलता है। ठीक है। और ये रोम में स्टार्ट हुआ था और इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें तो हमें इसका एक्सपेंशन अफ्रीका और एशिया में भी देखने को मिलता है। इवन हमारे ट्रेड लिंकेजेस भी हैं रोमन एम्पायर के साथ, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। ठीक है। तो जो रोमन रूल था इट वाज स्टार्टेड एज रिपब्लिक, जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो अपना लीडर खुद चूज करते थे, बट लेटर इट बिकम एम्पायर। यहाँ पे एक एम्परर रूल चलने लग गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा वेल एडमिनिस्ट्रेड था। जो इसमें एक 200 साल का टाइम पीरियड आता है उसको रोमन पीस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम की फीचर्स देखें रोमन एम्पायर में, सबसे पहले तो रोमन एम्पायर में जो लोग होते थे उनको पैगन्स कहा जाता था। दे बिलीव इन पॉलीथीजियम, जो बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते हैं। ठीक है। और फिर हम जब देखेंगे कि डार्क एजेस आता है तो वहां पर क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करेगा। तो अगर हम फीचर्स देखें रोमन एम्पायर के तो क्या था कि रोमन पीस का एक पूरा टाइम पीरियड था, 200 साल का जो पीरियड था एक पीस और स्टेबिलिटी का था। पूरे एम्पायर में पीस थी, स्टेबिलिटी थी। चाहे आप ट्रेड की बात करो, चाहे आप कल्चर की बात करो, चाहे आप इकोनॉमी की बात करो, सब बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था वहां पर। एजुकेशनल ग्रोथ थी, कल्चरल ग्रोथ थी। रोमन सोसाइटी में लॉ, इंजीनियरिंग, फिलोसफी, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। ठीक है। अगर हम देखें बहुत सारे रोमन इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जैसे हेरोडोटस, अरिस्टोटल, प्लेटो। तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल थॉट को। अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी इनकी। अर्बन प्लानिंग अगर हम देखें तो वेल प्लान्ड सिटीज थी, विद पब्लिक बाथ, थिएटर्स, टेम्पल्स। एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था इनका। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। इनका लीगल सिस्टम में जो रोमन लॉ है इट इंक्लूडेड द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो हम आज भी यूज करते हैं। इकोनॉमिकली बहुत प्रोस्पेरस था रोमन एम्पायर। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सबको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था उस टाइम पर। ठीक है। तो ये है 5th सेंचुरी, मतलब जब यूरोप आपका रोमन रूल के टाइम पे था। 476 सीई में क्या होता है कि रोमन रूल का डिसइंटीग्रेशन होता है दो पार्ट में। एक वेस्टर्न एम्पायर बनता है, एक ईस्टर्न एम्पायर बनता है। इसके डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लो डार्क एजेस से पहले यूरोप में रोमन रूल था और वहां पर हर एक चीज बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कल्चर हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो। हर चीज फ्लरिश कर रही थी। अर्बन प्लानिंग थी। इवन वी हैव ट्रेड लिंकेजेस आल्सो ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। ठीक है। 476 सीई में डिसइंटीग्रेशन होता है, जहां से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो स्टार्ट होती है। अब आते हैं डार्क एजेस पे। तो 5th से 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड को हम डार्क एजेस कहते हैं। ओके। अब क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन हुआ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। देयर वाज लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इस वैक्यूम को फिल किया चर्च ने। ठीक है। चर्च एक्टेड एज अ यूनिफाइंग फोर्स इन सच अ हेफाजत सिचुएशन। पूरी सोसाइटी में केओस था, फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया था। नाउ लैंड बिकम सेंट्रल टू द सिस्टम। चर्च बिकम सेंट्रल टू द सिस्टम, क्योंकि एक जो ये वैक्यूम क्रिएट हो गया था, ये जो इंस्टेबिलिटी आई थी, इसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था वो चर्च ने फुलफिल किया। अब क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ। अब इस फ्यूडलिज्म की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज आई। फ्यूडलिज्म में क्या हुआ कि सोसाइटी में एक हायरार्की बन गई, स्ट्रिक्ट हायरार्की बन गई। किंग्स, नोबल्स,
नाइट्स, सर्व्स या इनको पीजेंट भी कहा जाता है। एक ये हायरार्की बन गई जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज आई। किंग क्या करता था कि नोबल्स को लैंड ग्रांट में देता था। नोबल्स क्या करते थे, लार्ज स्टेट्स जो होते थे और लोकल एरियाज जो होते थे वो कंट्रोल करते थे। जो ये वेसल्स, नाइट्स या वॉरियर्स होते थे, ये जो ये लॉर्ड्स होते थे, नोबल्स, इनकी लैंड की प्रोटेक्शन करते थे। ठीक है, ये सर्व करते थे लॉर्ड्स को। और पीजेंट्स अगर हम देखें तो ये काम करते थे, सबसे लोवेस्ट क्लास थी, इन एक पोवर्टी में रहते थे, इनके पास बहुत बहुत कम राइट थे, और जो नोबल्स होते थे वो उनको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। अब जब हम पढ़ते हैं कि डार्क एजेस, तो डार्क एजेस में यही पढ़ाया जाता है मेनली कि रोल क्या था चर्च का, कि चर्च रिलीजन सुप्रीम हो गया था। लेकिन और भी फैक्टर्स हैं डार्क एजेस से, जैसे मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया था, इकोनॉमी पूरी डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड रूट्स थे जो यूरोप को एशिया और अफ्रीका से लिंक करते थे वो डिसरप्ट हो गए थे। अब क्या हुआ कि ट्रेड नहीं रहा, तो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने लगे, तो एक अर्बन लाइफ जो थी वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, अर्बन लाइफ डिक्लाइन हो गई, देयर वाज लैक ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हो गया। ठीक है, लिटरेसी रेट जो है वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि एजुकेशन अब सिर्फ क्लर्जी और वेल्दी लोगों तक ही लिमिटेड रही। बारबेरियन इन्वेजन होने लगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो बहुत सारे इन्वेजन होने लगे। ठीक है, अगर हम ग्रुप्स के नाम देखें तो विसिगोथ्स, वंडल्स, हुन्स, ये सब इन्वेजन होने लगे, जिसकी वजह से और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आने लगी, इनसिक्योरिटी आने लगी, और सोसाइटी रीबिल्ड या ग्रो हो ही नहीं पाई। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन कि कैथोलिक चर्च का क्या था। जब हम डार्क एजेस के बारे में देखते हैं ना, तो हमें अगर मान लो पेपर में आता है, क्वेश्चन आता है, तो चर्च के बारे में तो लिखना ही है, लेकिन जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं वो भी हमको लिखना है। हम चर्च के बारे में ही इतना ज्यादा लिख देते हैं कि रिलीजन सुप्रीम हो गया था, प्रीस्टली क्लास डोमिनेट हो रही थी, कि बाकी सारे फैक्टर्स को हम भूल जाते हैं। तो जो ये फैक्टर्स हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म आया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इनइक्वालिटी हुई, इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो ट्रेड रूट्स थे वो डिसरप्ट हो गए, इकोनॉमी डिक्लाइन हुई, ट्रेड रूट खराब हुए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े लोग। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ बढ़े, उससे क्या हुआ कि अर्बन लाइफ जो थी वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई, इन्वेजन होने लगे। ये सब भी लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चर्च की। अब मैंने बताया कि आपको कि कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था वहां पे, तो जो वो वैक्यूम था वो चर्च ने फिल किया। ठीक है, चर्च एक यूनिफाइंग फोर्स बना। ठीक है, तो इस टाइम पर चर्च कहते हैं, जो प्रीस्टली क्लास होती है वो कहती है कि उस जो ये सिचुएशन हुई इंस्टेबिलिटी की और जो इनसिक्योरिटी की सिचुएशन आई, उसमें हम लोगों ने लोगों को संभाला, मतलब गॉड ने लोगों को संभाला, लेकिन रिलीजन ने संभाला लोगों को। लेकिन इसी में अगर रिलीजन के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन को रूलिंग क्लास ने यूज किया है टू कंट्रोल द वर्किंग क्लास। ठीक है, एक रिलीजन जो है वो कंफर्ट दे देता है ऑप्रेस्ड को। ठीक है, और उनको डिस्ट्रैक्ट करता है उस रियलिटी से जो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। आज भी अगर हम परेशान होते हैं तो हम भगवान को याद करने लगते हैं, ये सारी चीजें। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, वो चर्च क्या कह रहे हैं कि हम एक यूनिफाइंग फोर्स, हम एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, हम एक मतलब लोगों को उस टाइम पे संभाल रहे हैं उस इनसिक्योरिटी की कंडीशन में। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि संभाल संभूल नहीं रहे हो आप, ये जो रिलीजन का आप यूज कर रहे हो ना, ये आप वर्किंग क्लास को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो। रूलिंग क्लास वर्किंग क्लास को कंट्रोल करने के लिए रिलीजन का यूज कर रही है। ठीक है, तो एक वर्कर क्या सोचता था कि आज अगर वो गरीबी में जी रहा है, अगर आज वो पोवर्टी से स्ट्रगल कर रहा है, तो वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता था और बोलता था कि ठीक है, जो आज उसकी सफरिंग है इस धरती पे वो उसको हेवन में रिवॉर्ड देगी। ठीक है, तो ये हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट बन चुका था। वो अपनी सफरिंग को सब कुछ एक्सेप्ट करता था
कि ठीक है मैं आज सफर कर रहा हूँ लेकिन कल को इसका इस सफरिंग का रिवॉर्ड मुझे हेवन में मिलेगा। तो अदर वर्ल्डली चीजें होती थी। फिर अगर हम ये कार्ल मार्क्स का व्यू था, अगर हम इमाइल डर्कheim का व्यू देखें तो इमाइल डर्कheim का बिल्कुल अलग व्यू है। वो कहते हैं कि रिलीजन जो है वो सोशल कोहेजन की तरह है, सोर्स ऑफ सोशल कोहेजन है। मतलब इससे क्या आता है कि यूनिटी आती है, सोशल यूनिटी आती है, एक कलेक्टिव कॉन्शियस होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, तो इससे एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है। पीपल सेलिब्रेट बीइंग टुगेदर ईच अदर, बीइंग टुगेदर विद ईच अदर। ठीक है, तो इमाइल डर्कheim का एक अलग व्यू है। अगर हम वेबर की बात करें रिलीजन को लेके, तो वेबर का अलग है। वेबर कहते हैं कि रिलीजन इज द ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज। वो कहते हैं कि मार्क्स एक रिलीजन को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन देख रहा है ना। डर्कheim देख रहा है एज अ सोर्स ऑफ सोशल यूनिटी। वेबर देख रहे हैं एज अ फोर्स ऑफ सोसाइटल चेंज। वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट, वेबर कहते हैं जो प्रोटेस्टेंट सोसाइटीज में लोग हैं, वो बिलीव करते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे और पैसे को सेव करेंगे तो ये हमारा एक तरीका है गॉड के टुवर्ड्स फेथ शो करने का। अब इससे क्या हो रहा है, जब उनका ये माइंडसेट है कि हमारे हार्ड वर्क से, हमारी सेविंग से हम एक तरीके से गॉड की तरफ अपना फेथ शो कर रहे हैं, तो इस माइंडसेट से क्या हो रहा है कि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, लोग प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, और वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो चर्च कह रहा था कि वी आर एक्टिंग एज अ यूनिफाइंग फोर्स, हम लोगों को संभाल रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स कह रहा था भाई ऐसा नहीं है। आप उसको वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट और मतलब वर्किंग क्लास को कंट्रोल कर रहे हो रिलीजन से। ठीक है, तो ये चीज है। अब चर्च जो है ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गया। आपके जो भी डेली लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, एजुकेशन, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से लॉ चलेगा, कौन अच्छा इंसान है, कौन अच्छा इंसान नहीं कहलाया जा सकता, ये सब। इवन जो किंग्स और नोबल्स थे उन पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था चर्च का। ठीक है, इन्होंने सप्रेस, चर्च ने सप्रेस किया साइंटिफिक इंक्वायरी को, साइंटिफिक एडवांसमेंट, फ्री थॉट, इन सबको इन लोगों ने डिस्करेज किया। और जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट करने चाहता था या कुछ भी अगर फ्री थॉट की बात करता था या लिबरलिज्म की बात करता था, उसको वो हेरेटिक डिक्लेयर कर देते। हेरेटिक डिक्लेयर कर देते मतलब वो कहते थे कि यू आर हेरेटिक, यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द गॉड। ठीक है, और क्या कहते थे कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, तो हम आपको और भगवान को मिला सकते हैं। तो भगवान हमसे बात करते हैं और हम एक आप दोनों के बीच में, पीपल और गॉड के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो ये अब कोई भी उस टाइम पे जो चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो उस टाइम पे जो चर्च है वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गया था। और जो भी चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करता था उसका प्रोसिक्यूशन होता था, उसको टॉर्चर किया जाता था, उसको एग्जाइल में डाल दिया जाता था। अभी हम रेनासा के टाइम पे देखेंगे गैलीलियो के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इवन इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होता था किंग्स पे, रूलर्स पे। तो उसके बाद ये मीडिएटर की तरह भी काम करते थे। जब दो वॉरिंग फैक्शंस होते थे उनके बीच में मीडिएटर, एज अ मीडिएटर, अगर दो साइड से वॉर होने की संभावना है तो एज अ मीडिएटर भी ये एक्ट करते थे। तो इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। और इनको पैसा कहाँ से आता था, तो अगर हम देखें इनके पास बहुत पैसा था। तो चर्च के पास पैसा कहाँ से आता था, टीथ्स। टीथ्स क्या होता है कि 1/10% ऑफ द इनकम ऑफ मेन वो चर्च के पास जाएगी, जिसको रिलीजियस टैक्स कहा जाता है। अब इसको टीथ्स कह लो या टीथस कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, डोनेशंस और सब ऑफरिंग्स इनको बहुत मिलती थी। डोनेशंस एंड ऑफरिंग्स, वेल्दी इंडिविजुअल्स जैसे नोबल्स और किंग्स इनको बहुत ज्यादा पैसे डोनेट करते थे। और इनके पास लैंड भी होती थी। ठीक है, खुद की लैंड भी होती थी जो ये रेंट कलेक्ट करते थे पीजेंट से। उसके बाद ये रिलीजियस सर्विसेज भी कुछ प्रोवाइड करते थे, जैसे बैप्टिज्म, मैरिजेस, बरियल, उनसे भी इनको फीस मिलती थी। जो पिलग्रिमेज साइट में विजिटर्स जाते थे वो डोनेशन करते थे, इन एक्सचेंज ऑफ ब्लेसिंग्स इनको पैसा मिलता था। और एक सबसे वो है, लेटर ऑफ इंडल्जेंस बेचते थे ये। लेटर ऑफ इंडल्जेंस क्या है कि ये पैसों के बदले में एक
इंडिविजुअल को या एक इंसान को लेटर ऑफ इंडल्जेंस भेजते थे। ये एक एग्रीमेंट था, ये एक डॉक्यूमेंट था, और उसके बदले पैसे लेते थे और कहते थे कि आप ये लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीद लेंगे तो आपकी जो भी आपने पाप किए हैं उसकी जो भी पनिशमेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और यही जो ये लेटर ऑफ इंडल्जेंस बेच रहे थे, इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन लोगों के पास बहुत पैसा था, बहुत जगह से ये पैसा एक्वायर करके रखते थे। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा कि फिफ्थ सेंचुरी एडी से पहले यूरोप में रोमन रूल था। ठीक है, रोमन रूल को हम एज ऑफ एंटिक्विटी भी कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे ये डिसइंटीग्रेट होता है 476 सीई में, आपका स्टार्ट होता है डार्क एजेस। डार्क एजेस में क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही है, लेकिन डार्क एजेस के और भी हमने फैक्टर्स देखे। अगर पेपर में लिखोगे डार्क एजेस के बारे में तो बस क्रिश्चियनिटी ही नहीं लिखना है। लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट थी। ठीक है, लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म हुआ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गैप था इसका वैक्यूम फिल किया था चर्च ने। फ्यूडलिज्म हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हुई, इकोनॉमिक डिक्लाइन हुई, ट्रेड डिक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर की तरफ लोग बढ़े, अर्बन लाइफ में एक तरीके से डिक्लाइन हुआ। अब डिक्लाइन इन अर्बन लाइफ हुआ तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिली फॉर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ, बहुत ज्यादा इन्वेजन हुए। फिर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में चाहे तो फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं या सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं, जिसमें भी आपको लिखना है, लेकिन बाकी सारी चीजों के बारे में भी लिखोगे। अब ये जो डार्क एजेस में चर्च ने कुछ इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किए हैं, जैसे चैरिटी, वेलफेयर, ये सब भी करते थे। और बाकी खुद के लिए तो वो बोलते ही थे कि ये फ्रेगमेंटेड यूरोप में क्रिश्चियनिटी ने एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम किया है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स से रीजन्स हैं उनको एक शेयर्ड कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी से जोड़ा है। ठीक है, और इन्होंने एजुकेशन में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी रन करी जिसमें ये रिलीजियस डॉक्ट्रिन को पढ़ाते थे। चैरिटी वेलफेयर भी किया है बीच बीच में, फूड शेल्टर ये सब इन्होंने प्रोवाइड किया है नीडी लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं, लेकिन हम डार्क एजेस के बारे में लिखेंगे तो विल ओनली राइट अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, कि जो भी उस टाइम पे चर्च जो क्रिश्चियनिटी करती थी। ठीक है, तो ये इमरजेंस हमने देख लिया। अब हम इमरजेंस के बाद हमने यही देखा है ना कि चर्च सुप्रीम है, गॉड जो है वो एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स, गॉड इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। वर्ल्ड व्यू टोटली रिलीजियस है। अगर हम वर्ल्ड व्यू की बात करें तो वर्ल्ड व्यू इज टोटली रिलीजियस। इंडिविजुअलिज्म इज नॉट प्रमोटेड। इंडिविजुअलिज्म नॉट प्रमोटेड। नो इनोवेशन, कोई भी इनोवेशन कुछ भी प्रमोट नहीं किया जाता था। यू कांट क्वेश्चन प्रीस्ट, यू कांट क्वेश्चन रिलीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि एमरजेंस ऑफ क्लास, ये सारी चीजें की वजह से इनइक्वालिटी हुई। लैंड, ये जो पीजेंट काम करता था यहाँ पर इसको क्रॉप दिए जाते थे फॉर इट्स वेरी सर्वाइवल, मतलब सिर्फ सर्वाइवल के लिए क्रॉप दिए जाते थे और इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। ठीक है, जहां पर अदर सोसाइटीज प्रोग्रेस कर रही थी, यूरोप वाज सफरिंग फ्रॉम रिलीजियस डॉगमास एंड क्लास डिवाइड। फिर आता है रेनेसा का पीरियड 14 से 17 सेंचुरी में। तो अगर हम देखें 14 से 17 सेंचुरी का जो पीरियड है उसको रेनेसा कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसा? रेनेसा मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ, रिवाइवल या रीअवेकनिंग। अब किसका होगा रीबर्थ, या किसका रिवाइवल, या किसकी रीअवेकनिंग होगी? द माइटी रोमन एम्पायर। ठीक है, उस टाइम पर जो माइटी रोमन एम्पायर के फीचर्स थे, सब कुछ इतना फ्लरिश कर रहा था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थी, कल्चरल डेवलपमेंट थी, उस सब का रीबर्थ, रिवाइवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेनेसा का पीरियड है, यहाँ पे एक न्यू एरा ऑफ आइडियाज चलता है। यहाँ पे रेडिकल चेंज होता है आपका ट्रेडिशनल थिंकिंग से साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ। साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ यहाँ पर
इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, ह्यूमैनिज्म पे फोकस किया जाता है। अब डार्क एजेस में इस टाइम पे भी नो कि क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही थी। सबसे पहले तो रेनेसां में अगर हम देखें तो एजेंट ऑफ चेंज कौन कौन बने, तो रेनेसां में सबसे पहले साइंटिस्ट अगर हम देखें, फिलोसफर्स देखें, स्कॉलर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, एक्सप्लोरर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, ये सब एजेंट ऑफ चेंज बने। ठीक है, डार्क एजेस के टाइम पे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्हाट क्रिश्चियनिटी बिलीव वाज कि जो यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है। यूनिवर्स इज जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट। ये चर्च का मानना था, क्रिश्चियनिटी का मानना था। ठीक है, लेकिन कोपरनिकस ने इसे चैलेंज किया। कोपरनिकस सेड, कोपरनिकस सेड कि यूनिवर्स इज हीलियोसेंट्रिक, मतलब सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और बाकी सब इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इसने ये चैलेंज किया और उसको प्रूव भी किया। अब इससे क्या है कि यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी जब ये बता रहा था कि जियो सेंट्रिक है तो वर्ल्ड व्यू को बहुत रिलीजियस रखते थे ये कि अर्थ सेंटर पे है और यही है। ठीक है, लेकिन इसको कॉपरनिकस ने चैलेंज किया, तो ये कॉपरनिकस का था और इसको बाद में गैलीलियो ने भी सपोर्ट किया। इनकी जो हीलियोसेंट्रिसिज्म की थ्योरी है, हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम की, उसको गैलीलियो ने सपोर्ट किया। उसके बाद गर्टनबर्ग ही इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इन्वेंट करी जिससे जो भी स्प्रेड ऑफ इट रिविशनलाइज द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब क्या था कि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं ये सारी अब और लोगों तक भी जा सकती हैं। पहले क्या होता था कि जो ये रिलीजियस टेक्स्ट बुक थी ये सिर्फ प्रीस्ट के पास थी, तो वो यही कहते थे कि मतलब हमारे पास बाइबल है और बाइबल में गॉड ने ये लिखा है तो आपको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी से कि जो बुक्स हैं वो सब पे पहुंच गई। ठीक है, बुक्स इट मेड बुक्स एंड नॉलेज मोर एसेसिबल। फिर उसके बाद इट्स इनकरेज द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज लिटरेसी अक्रॉस द यूरोप। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे रिफॉर्मर्स थे वो अब अपना जो वर्क है वो लार्जर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते थे ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। फिर उसके बाद गैलीलियो आते हैं, तो ही इज नोन फॉर द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा ये इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, और जो इनका लॉ ऑफ इनर्शिया है इसकी वजह से ही इन्होंने सपोर्ट किया है हीलियोसेंट्रिसिज्म को। ठीक है, तो इन्होंने वेरीफाई किया है कॉपरनिकस की थ्योरी को। इन्होंने एक तरीके से चर्च को अब अगर ये थ्योरीज आ रही हैं, चर्च कह रहा है या प्रीस्ट कह रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वो जियोसेंट्रिक है, सॉरी जो हमारा यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है, और कोई और आके कह रहा है कि जियोसेंट्रिक नहीं है भाई, ये हीलियोसेंट्रिक है, तो एक तरीके से चर्च की अथॉरिटी को या जो चर्च बोल रहा है उसको चैलेंज कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पीरियड को रेनेसा कहा जाता है कि न्यू आइडियाज को इनकरेजमेंट मिली है इसमें। एक रैशनल एक साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ हम गए हैं, एक इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी बढ़ी है इसमें, ह्यूमैनिज्म पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो गैलीलियो ने इस चीज को सपोर्ट किया, तो इनको ही वाज चार्ज्ड ऑफ ब्लास्फेमी। ठीक है, तो ब्लास्फेमी इज व्हाट इज ब्लास्फेमी की स्पीकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज डिसरिस्पेक्टफुल टू गॉड, तो ही वाज चार्ज्ड ऑफ ब्लास्फेमी। उसके बाद अगर हम देखें न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ही इज फेमस फॉर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने बताया कि हाउ एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड वर्क्स। तो ये सारे जो साइंटिस्ट हैं ये सब एक इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी बढ़ा रहे हैं ना, इनकी एक इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी है तभी ये सारी चीजें डिस्कवर कर रहे हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज होंगी। तो जो ये चर्च की अथॉरिटी को या जैसे चर्च बोलता था कि आपको यही यही चीजें पढ़नी है, यही ये लॉ है,
एक अच्छा इंसान ये होता है, आपको मॉरलिटी पे बता रहा था कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये हम वी आर द कनेक्टिंग लिंक, जो हम बोलेंगे वही सही रहेगा। तो ये सब उस चीज को चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये एक मेजर एजेंट ऑफ सोशल चेंज है, मेजर एजेंट है जिनकी वजह से रेनेसां आए। तो ये साइंटिस्ट के बारे में हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में और भी बहुत कुछ है, बट हमको एग्जाम क्लियर करना है, हमको बुक नहीं लिखनी है। अब न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पूरा आपको एक्सप्लेन करूं, या इन्होंने और क्या क्या डिस्कवरी करी है वो एक्सप्लेन करूं, वो सब नहीं है इम्पोर्टेंट। जितना आपको पीडीएफ में दिया है आपको बस उतना याद रखना है और उतना एग्जाम में लिख के आना है। अगर हर एक साइंटिस्ट की थ्योरी को आप डिटेल में करोगे या हर एक चीज को लिखोगे तो वैसे भी एग्जाम में इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा और इतना लिखने का वो स्पेस भी नहीं होता कि आप ये सब करेंगे। ठीक है, अगर हम फिलोसफर्स की बात करें तो रेने डिस्कार्ट की एक कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉग्निटिव एरिज्म। ठीक है, इसमें इन्होंने एम्फसाइज किया है कि आप इन्होंने ये बोलने से इन्होंने क्या, वो क्या है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट ऑफ थॉट एंड कॉन्शियसनेस इन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया है। ये फोकस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, आपके थॉट और कॉन्शियसनेस को इम्पोर्टेंस दी है। नॉलेज, एग्जिस्टेंस, रियलिटी, इन सब के बारे में डिबेट करने के लिए कहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है। ठीक है, उस चीज के लिए आप सोचो। तो ये एक तरीके से चर्च को अटैक कर रहे थे, अगेंस्ट चर्च बोल रहे थे। क्रिटिकल थिंकिंग पे इन्होंने फोकस किया है। ही एम्फसाइजेस फोकस फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड टू इंटरनल सेल्फ, टू इंटरनल सेल्फ। अब सब कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, वो अदर वर्ल्डली थिंग्स है। अब बात कर रहे हैं कि दिस वर्ल्डली थिंग्स, अब की बात करो तो रिलीजियस व्यू जो जिस तरीके से पहले डार्क एजेस के टाइम पे देखा जा रहा था, अब उस तरीके से चीजों को नहीं देख रहे थे। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो फेमस फॉर कार्टेशियन मेथड, जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, हम ये ग्राफ बनाते हैं, तो इज ऑल्सो फेमस फॉर दिस। ठीक है, तो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स रोट लेवियाथन, तो डिराइविंग हिज व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। तो ये क्या कहते हैं इसमें, ही एडवोकेट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड अनडिवाइडेड गवर्नमेंट। व्हाई ही एडवोकेट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड अनडिवाइडेड गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि अगर अनडिवाइडेड गवर्नमेंट रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहेगी, तो उससे लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहेगा, सोसाइटल कोलैप्स नहीं होगा, सिविल वॉर नहीं होगा, और पीस और सेफ्टी रहेगी। तो ये इस चीज के बारे में लिखते हैं, इट इज लाइक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो। अभी हम आगे देखेंगे। फिर रोसियो के बारे में देखते हैं, ही इज फेमस फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें ये क्या कहते हैं कि नेचुरल स्टेट में ह्यूमंस वर फ्री। ठीक है, ह्यूमन फ्री थे, अनऑर्गेनाइज थे और आइसोलेटेड थे। ठीक है, फ्री तो थे, अनऑर्गेनाइज थे, आइसोलेटेड थे, लेकिन सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन नहीं था उनके बीच में। उसी के लिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, वेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड एग्री टू फॉलो कलेक्टिव रूल्स एंड लॉ। ठीक है, तो पीपल अग्री टू गवर्न बाय जनरल विल फॉर देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट तब तक ही है जब तक वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से और जनरल विल के हिसाब से ऑपरेट करे। आप हमें रूल कर रहे हो क्योंकि ये हमारा एक अग्रीमेंट है, इसलिए नहीं कि आप डिवाइन हो। ठीक है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहते हैं। ये सिर्फ आपको नाम ही लिखना है पेपर में, ये रोसियो हैड गिवन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एंड ये क्या बोलते हैं, रेने डेस्कार्ट, ही इज नोन फॉर हिज कोट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, या ही इज फेमस फॉर कार्टेशियन मेथड,
या न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, ये सिर्फ इतना ही लिखना है। जो ये कहानी मैं समझा रही हूँ, ये सिर्फ कनेक्ट आपको एक दिमाग में कहानी बस जाती है तो याद रहती है वो चीजें, इसलिए ये कहानी नहीं लिखनी है पेपर में। ठीक है, मजा तो आएगा सुनने में, लेकिन लिखना नहीं है। लिखना उतना ही है जो पीडीएफ में है। ये लिखोगे तो फिर इसी में ही सारे पेजेस भर जाएंगे। ठीक है। अब एडम स्मिथ टॉक्स अबाउट द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें क्या आइडिया दिया इन्होंने? इन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में कहा कि जब डिवीजन ऑफ लेबर रहता है तो हर एक व्यक्ति स्पेशलाइज टास्क करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आती है। जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हो सिंपलर टास्क में, तो एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इन वेल्थ ऑफ नेशन ही टॉक्स अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर। ही टॉक्स अबाउट द इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड में ये कहते हैं कि जब इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना, तो अनइंटेंशनली वो ओवरऑल गुड ऑफ सोसाइटी की टूवर्ड्स भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर एक बेकर है, वो अगर ब्रेड बना रहा है फॉर हिज ओन प्रॉफिट, तो एक अनइंटेंशनली वो ये भी कर रहा है कि ही इज प्रोवाइडिंग फूड। ठीक है, तो प्रॉफिट तो उसको हो रहा है, देगा तो वो पैसे का ही, लेकिन लोगों को वो फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इनविजिबल हैंड के बारे में बात है। ये टॉक्स अबाउट द फ्री मार्केट। वो कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा, फ्री मार्केट रहेगा, तो इनोवेशन प्रमोट किया, इनोवेशन बढ़ेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। रोल ऑफ गवर्नमेंट वो कहते हैं मेनली तीन चीजों के लिए होना चाहिए, यहीं तक सीमित होना चाहिए। एक तो नेशनल डिफेंस के लिए, कि आप अपने नेशन को प्रोटेक्ट करो फॉरेन थ्रेट से। जस्टिस सिस्टम, जिसमें आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। एंड पब्लिक गुड, टू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू द सिटीजन। तो इस चीज के बारे में वो वेल्थ ऑफ नेशंस में बताते हैं। अब ये पूरा नहीं लिखना है कि वेल्थ ऑफ नेशन में ये आइडियाज हैं। ठीक है, पेपर में सिर्फ लिखना है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। अभी आगे जिस तरीके से पेपर में आंसर लिखना है, आप लोग मेरे को कह रहे थे कि आंसर राइटिंग का भी आप बताइए। तो जिस तरीके से मैं पीडीएफ दे रही हूँ, उस तरीके से वो मैं आपको एक आंसर फॉर्मेट में ही दे रही हूँ। जब हम एक सफिशिएंट पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, तब हम आंसर राइटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेरे को वीडियो लाने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिसिस करके एक वीडियो या एक आपका कंटेंट पीडीएफ बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और आप दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई। आई एम वर्किंग वेरी 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 हार्ड। मैं कोशिश करूंगी दिसंबर, दिसंबर नहीं तो जनवरी, बट आई कांट प्रॉमिस इट। बट आई विल ट्राई। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है, आई नो लेक्चर्स थोड़े लेट आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत लग रही है। रिसर्च एनालिसिस में बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बहुत आराम से हर एक चीज देख के मैं पीडीएफ बनाती हूँ, बहुत सर्च वगैरह करके। ठीक है, तो उस चीज के लिए सॉरी कि लेक्चर्स लेट आ रहे हैं, बट आई प्रॉमिस्ड यू टू गिव बेस्ट कंटेंट। तो इतना थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग वगैरह भी हम करेंगे, एक सफिशिएंट पोर्शन कंप्लीट हो जाए तब। ओके, सो ये हमने देखा कि रेनेसा में मेन एजेंट कौन है। साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हमको बस पेपर में लिखनी है। ठीक है, ये मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वगैरह ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कनेक्ट हो जाए, याद हो जाए। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी इनकी, यहाँ पर हम एक आइलैंड का भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक आइलैंड है। ठीक है, वहां पर हर कोई इंसान वो ही कर रहा है जो वो करना चाहता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी फ्रीडम तो है, जो करना चाहता है वो कर रहा है, लेकिन बहुत सारा कायोस और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि इतना कायोस, इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम साथ में आते हैं और एक अग्रीड रूल्स बनाते हैं जिससे पीस और सबकी सेफ्टी इंश्योर रहे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हर एक इंसान को थोड़ी थोड़ी अपनी फ्रीडम छोड़नी पड़ रही है। अ बिट ऑफ देयर फ्रीडम दे हैव टू लीव, जिससे क्या हो सके कि सोसाइटी में रूल फॉलो हो सके, लेकिन इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, एक वेल फंक्शनिंग सोसाइटी मिल रही है। तो यही पूरा एसेंस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। ठीक है, तो और अगर गवर्नमेंट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये भी है कि अगर गवर्नमेंट जो है लोगों के कलेक्टिव विल के हिसाब को से नहीं कर रही है काम, तो इट मस्ट बी डिसॉल्व। पीपल हैव राइट टू ओवरथ्रो और चेंज गवर्नमेंट। ठीक है, दैट डू नॉट सर्व द कॉमन गुड। तो आप रूल कर रहे हैं, आप हमें आप हमें रूल कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको ये राइट दिया है। इसलिए नहीं कि आपके पास डिवाइन राइट है हमें रूल करने का। हम एक एग्रीमेंट से हमने आपको रूलर बनाया है, इसलिए आप हमको
गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एसेंस था। एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन में किसके बारे में बताते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर स्कॉलर्स आते हैं कुछ, तो स्कॉलर्स जैसे डेसिडेरियस एरास्मस, ये ही इज नोन फॉर इन प्रेज ऑफ होली। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे डांटे ही रोट डिवाइन कॉमेडी, ही इज फेमस फॉर डिवाइन कॉमेडी। जो ये जॉन मिल्टन है, ही ऑथर्ड पैराडाइज लॉस्ट, ये एक पोयम है। विलियम शेक्सपियर के तो हम पढ़ते भी थे बचपन में, प्ले राइट्स, इनके वर्क जैसे रोमियो जूलियट, हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो यहाँ पर जो ये स्कॉलर्स हैं, ये स्टोरीज और सटायर को यूज करते हैं टू अटैक सुपरस्टिशन, डॉगमास एंड ट्रेडिशन। तो ये अपनी पोयम में बहुत ही सटारिकल रिमार्क से अटैक कर रहे हैं चर्च को, रिलीजन को, जो भी सुपरस्टिशंस है उसको अटैक कर रहे हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के जो प्ले राइट है, अब पहले क्या था ना कि पहले सब एक नॉन रिलीजियस चीजें आती थी, सॉरी पहले क्या थी, सारी रिलीजियस चीजें आती थी, मेन पूरा जो वर्ल्ड व्यू था रिलीजियस ही था। तो जब विलियम शेक्सपियर आए तो ही फोकस्ड ऑन ह्यूमन, ही फोकस्ड ऑन कॉमेडी, ही फोकस्ड ऑन लव, ट्रेड, रोमांस। ठीक है, तो एक नॉन रिलीजियस व्यू भी डेवलप हुआ। ठीक है, तो अब लोग रिलीजियस एंगेजमेंट से हटके और किसी और चीजों में भी इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो इट वाज अ न्यू वे फॉर पीपल एंगेजमेंट अदर देन द रिलीजियस एंगेजमेंट। पहले हर चीज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई जा रही थी, लेकिन जब विलियम शेक्सपियर ने अलग अलग प्ले राइट्स लिखे तो अब ह्यूमन पे फोकस होने लगा। उस तरीके से पेंटर्स, स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट ये रियलिज्म प्रमोट कर रहे थे, नेचुरलिज्म प्रमोट कर रहे थे, जिस रियलिज्म इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, जैसे माइकल एंगिलो ने ये स्टैच्यू ऑफ डेविड स्कल्प्ट किया, इसमें क्या था, ही दिस सिंबलाइजेस द आइडिया ऑफ मेल ब्यूटी। ठीक है, राफेल ही पेंटेड स्कूल ऑफ एथेंस। तो what they are doing, they are promoting realism, naturalism। ठीक है, बाय डिपिक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल इन अ ट्रू टू लाइफ वे। ठीक है, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची, ही इज फेमस फॉर दिस पेंटिंग मोनालिसा, द लास्ट सपर। लास्ट सपर में क्या है, ये डिपिक्शन है, इट इज द डिपिक्शन ऑफ लास्ट फूड टेकन बाय द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो पेंटिंग्स वगैरह पे भी बहुत ज्यादा फोकस हो रहा था। फिर एक्सप्लोरर्स की अगर हम बात देखें तो अभी हमने देखा था डार्क एजेस के टाइम पे जितना भी ट्रेड था सब डिसरप्ट हो गया था, सब डिक्लाइन हो गया था, इकोनॉमी पूरी। रोमन एम्पायर के टाइम पे बहुत अच्छा था, हमारे ट्रेड लिंकेजेस भी थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे डार्क एजेस आता है ये सब डिक्लाइन हो गया। लेकिन जैसे जैसे रेनेसा आया ये और ज्यादा एक्सपैंड हुआ, ग्लोबल इंटरकनेक्शंस बढ़े। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं वास्को ड गामा ही फाउंडेड सी रूट टू इंडिया, कैप्टन कुक एक्सप्लोर्ड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, इन्होंने इंडिया का सी रूट ढूंढा, इन्होंने क्या बोलते हैं अमेरिका की तरफ रूट्स देखे। ठीक है, डिस्कवर किए। तो अब यहाँ पर ये चीज देखो, ये एंशियंट सिल्क रोड था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि ये कनेक्ट करता था चाइना को, एक ये चाइना को कनेक्ट करता था इससे, ये चाइना को कनेक्ट करता था आपका सेंट्रल एशिया, ये आपका कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला एरिया आ गया। फिर ये आपका सेंट्रल एशिया आ गया। ठीक है, पर्शिया जो मॉडर्न डे ईरान है। फिर ये आपका मिडल ईस्ट आ गया, इराक, सीरिया। ये आपका मिडल ईस्ट से यूरोप, यहाँ से ये यूरोप की साइड जाता था। ठीक है, अब बीच में पड़ता था इटली। तो जो ये लैंड रूट था, अगर यूरोपियन मार्केट में कुछ भी यहाँ से चीजें जानी है तो वो इटली के थ्रू जाती थी। अब इटली की जो सिटीज थी वेनिस और फ्लोरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट था यूरोप में। अब इटली से सारी चीजें जा रही थी, तो इटली बहुत ज्यादा जितने भी मार्केट रेट्स थे वो कंट्रोल करता था। तो जब यूरोपियन मार्केट में जाती थी ना चीजें, तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थी। एक तरीके से इटली ने मोनोपोली बना ली थी ट्रेड में। अब इस इटालियन मोनोपोली की वजह से जो गुड्स हैं, जो प्राइजेस हैं, वो बहुत ज्यादा हाई हो गए और इटली एक तरीके से मिडल मैन की तरह एक्ट करने लगा। अब
यूरोपियन मार्केट्स में जब चीजें जा रही हैं तो बहुत महंगी जा रही हैं, तो यूरोपियंस ने क्या सोचा, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू रूट जिससे वो एशिया और साउथ एशिया से ट्रेड कर सके, क्योंकि उनको चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी। तो स्पेन ने और अदर कंट्रीज ने फिर नेवल एक्सपेडिशन को फंड करना स्टार्ट किया, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, 1498 में वास्को ड गामा इंडिया रीच किए। तो दिस वाज ड्यू टू द नेवल एक्सपीडिशन जो फंडिंग करी गई स्पेन और दूसरी कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो ये एंशियंट सिल्क रूट के बारे में है। तो अब नई नई डिस्कवरी हुई जिससे क्या हुआ कि ट्रेड और ग्लोबल इंटरकनेक्शंस हमारे एक्सपैंड हुए। फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स आए। अब जब रिलीजियस रिफॉर्म आए तो इसमें क्या हुआ कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। रिलीजियस रिफॉर्म बाय क्वेश्चनिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, चैलेंज किया गया कैथोलिक चर्च प्रैक्टिस को। ठीक है, तो अब ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया गया कि ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंस दी गई, राइट्स, उनके राइट्स को इम्पोर्टेंस दी गई, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही थी उसको चैलेंज किया गया। मार्टिन लूथर, इन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, अभी इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो जितने भी ये सब हैं, आपका रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, और जो आपके ये पेंटर्स, स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, ठीक है, आपके साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, ये एक तरीके से एजेंट ऑफ चेंज बने, इनकी वजह से रेनेसां आया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ 5th सेंचुरी से पहले क्या था, रोमन रूल था यूरोप में। 5th से 15th सेंचुरी का पीरियड हम डार्क एजेस कहते हैं। डार्क एजेस में मैंने आपको बोला कि क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही थी, बट देयर वाज अदर फैक्टर्स आल्सो व्हाई क्रिश्चियनिटी वाज डोमिनेटिंग, वो भी कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, वेस्टर्न एम्पायर, वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना। अभी यहाँ पर एक कनेक्टिंग लिंक बनाने के लिए इतना याद करो कि कोई सेंट्रल, अब क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म बढ़ रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए चर्च आ गया। ये सारी चीजें, इकोनॉमी, ट्रेड, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब सब डिक्लाइन हो गया, लिटरेसी रेट डिक्लाइन हो गया। तो और भी फीचर्स आपको डार्क एजेस में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 15 से 17 सेंचुरी तक रेनेसा आएगा। रेनेसा में हमारा कमर्शियल रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा। मेन फोकस किस पे है यहाँ पर रेनेसा में, आर्ट पे, आर्किटेक्चर पे, लिटरेचर पे, फिलोसफी पे। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में आएगा आपका काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट, वो अभी हम आगे देखेंगे। रेनेसा का एजेंट ऑफ चेंज कौन कौन थे, साइंटिस्ट, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, इनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा जो भी, जिस चीज के लिए भी ये प्रसिद्ध है, आपको उनके बारे में लिखना है। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंस देखें रेनेसा का, ठीक है, तो इट प्रमोटेड ह्यूमैनिज्म। ठीक है, इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ह्यूमैनिज्म को प्रमोट किया। अर्लियर फोकस क्या था, अर्लियर फोकस होता था अदर वर्ल्डली थिंग्स में। अदर वर्ल्डली थिंग्स जैसे कौन, क्या क्या, गॉड कमांड क्या है, हम कनेक्शन है, चर्च आपका क्या बोलते हैं, लिंकिंग है, लिंक है सॉरी बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस, सिंस के बारे में, हेल के बारे में, हेवन के बारे में। इसको कम करना है तो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस खरीद लो। अपने अपने एंचेस्टर्स के लिए भी अगर आपको कम करवाना है, उनके भी जो पाप की सजा है वो कम कराना है, तो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस खरीद लो। तो पहले अर्लियर फोकस अदर वर्ल्डली थिंग्स पे था, नाउ फोकस वाज टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड। आज, आज क्या है वो बताओ, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस था। ठीक है, वैल्यू, अब ह्यूमन बीइंग्स की एक वैल्यू होने लगी, उनके राइट्स को सम्मान देने लगे। ठीक है, उनकी पोटेंशियल क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है, उनका टैलेंट क्या है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उस पे फोकस होने लगा। जैसे हमने देखा कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को पोर्ट्रे किया, शेक्सपियर सेलिब्रेटेड ह्यूमन क्रिएटिविटी, अचीवमेंट्स। तो
अब इस पे फोकस होने लगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन साल्वेशन और आपके आफ्टर लाइफ कैसी होगी, दे इनकरेज इंडिविजुअल्स टू, मतलब बाद की जिंदगी से सोचने से अच्छा आप अपनी एबिलिटीज और अपने टैलेंट पे फोकस करो। तो ह्यूमैनिज्म को प्रमोट किया रेनेसा ने। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है इसकी, ठीक है। हमने कार्ल मार्क्स के टाइम पे चर्च क्या कहता था कि रिलीजन एक्ट एज अ यूनिफाइंग फोर्स, हम आपको आपके बुरे वक्त में आपको संभालते हैं। बट कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे कि अगर एक वर्कर काम कर रहा है और उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि उसकी सफरिंग का उसको फल हेवन में मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टर लाइफ की बात कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमैनिज्म में रेनेसां जब में ह्यूमैनिज्म आया तो व्हाट दे आर सेइंग कि आप साल्वेशन और आफ्टर लाइफ पे फोकस करने के बजाय अपने अंदर जो टैलेंट है, अपने अंदर जो एबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमैनिज्म। सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, है ना। कोपरनिकस को, गैलीलियो को, उनको क्यूरियोसिटी थी ना कि हाउ यूनिवर्स वर्क। क्रिश्चियनिटी ने तो बोल दिया था कि यूनिवर्स इज जियोसेंट्रिक, अर्थ बीच में है और बाकी सब उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हुई, क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, जिसकी वजह से हमारी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कि सन बीच में है और बाकी यूनिवर्स के बीच में सन है और बाकी सब इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इट टॉक्स अबाउट, अब इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी किस किस के बारे में, कि नेचुरल वर्ल्ड क्या है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, सोसाइटी कैसे रहती है, ह्यूमन का नेचर क्या है। ठीक है, तभी हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया आ रहा है, एक फिजिकल वर्ल्ड एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। तो ये सब क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी आई। ठीक है, तो रेनेसा से इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी आई। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन विद फोकस ऑन रीजन। अब रीजन पे फोकस किया जाएगा, रेशनैलिटी पे किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन पे किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन पे किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि जो बोल दिया वही सही है। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन विद फोकस ऑन रीजन, रेशनैलिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन था, ग्रेविटेशन था, इट रेवोल्यूशनलाइज द वर्किंग ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। एक फिजिकल वर्ल्ड किस तरीके से चलता है वो उसने हमें बताया। ठीक है, चौथा, इट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने एक अथॉरिटी को चैलेंज किया। जैसे मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आएगा, जिसमें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट आएगा जिसमें वो कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस है उसको चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ कि जो बुक्स और नॉलेज अब और भी ज्यादा एसेसिबल हो गई। ठीक है, जो फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, रिफॉर्मर्स थे, अब वो अपना काम और भी लार्जर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट इनकरेज द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड लिटरेसी। पहले क्या होता था कि जो जैसे बाइबल है वो सिर्फ चर्च के पास रहती थी, तो वो कहते थे कि ये बाइबल में ये लिखा हुआ है इसलिए आप ये करो, इसलिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई तो सबके पास उसकी कॉपी हो गई। अब सबको पता है कि एक्चुअल में क्या लिखा है और ये क्या बोल के हमें बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमने यहाँ पे पूरा देखा, एक ग्राफ दोबारा देखते हैं। हमने देखा कि 5th सेंचुरी से पहले रोमन रूल था, लर्न हो जाना चाहिए साथ साथ, एज ऑफ एंटिक्विटी भी कहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद 5th से 15th सेंचुरी तक हम देखते हैं डार्क एजेस होगा। ठीक है, दिस इज एज ऑफ एंटिक्विटी, दिस इज डार्क एजेस। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करेगी प्लस अदर फैक्टर्स। क्यों आया डार्क एज वो भी लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 15 से 17 सेंचुरी के आसपास रेनेसा होगा। रेनेसा में क्या हो रहा है आपका, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोकस किस पे किया गया, आपका आर्ट पे, आर्किटेक्चर पे, ठीक है, फिलोसफी पे, इस पे मेन फोकस किया गया। ठीक है, इसके अगेंस्ट अब आएगा काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। उसके बाद आपका एनलाइटनमेंट पीरियड आएगा,
एनलाइटनमेंट पीरियड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट तक करेंगे। इतना ही करेंगे, इतना आपको अच्छे से याद करना है। पीडीएफ आपको पढ़नी है 2-3 बार। जितना लिखा है सिर्फ उतना ही याद करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर इसमें फिलोसफर्स में, साइंटिस्ट में, इन सब के बारे में देखें तो चार्ल्स डार्विन है, डेविड ह्यूम है। लेकिन आप बताओ कि मैं ये सब लिख दूं और इन सब के बारे में करवा दूं तो कोई फायदा नहीं है ना। इतना आप याद करो और इतना ही आप पेपर में रिप्रोड्यूस कर देना, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। हमें अभी ये सारी जानने के लिए ना बहुत पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना, तो अभी हमें सिर्फ मेंस में हमें क्या लिखना है, हमें पेपर में क्या लिखना है, हमें उतना ही याद करना है। याद करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, करते रहना। जब बन जाओगे आईएएस, आराम से पढ़ते रहना सब चीजें। बहुत साइंटिस्ट है, बहुत फिलोसफर्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनके बारे में भी बहुत सारी डिटेलिंग है। लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे, हम एग्जाम में जो हमें लिखना है वो पढ़ेंगे और एग्जैक्ट वही यहाँ से वहां जाकर रिप्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो इनलाइटनमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन फोकस था वो रीजनिंग पे था, रैशनैलिटी पे था, साइंस पे था, ठीक है, क्वेश्चंस पे था। अब क्वेश्चंस भी और ज्यादा पूछने लगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको अभी मैंने यहाँ तक कराया है आपको, ठीक है। इतने के बारे में आपको ढंग से करना है। आपको जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट, इनके बारे में अच्छे से दोबारा दोबारा पढ़ते रहो, पीडीएफ बार बार पढ़ते रहो, माइंड मैप रिवाइज करते रहो, सब याद हो जाएगा। मैं आपको लेक्चर्स के थ्रू ही सारा याद करा दूंगी। मैं आपको एक जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं ना, आराम से, प्यार से, हर एक चीज डिटेल में करवा के मैं उसी तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। अब हाँ, काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट देख लेते हैं। अब रेनेसा जब आया तो काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया बाय कैथोलिक चर्च। तो ये किसके लिए था? दिस वाज टू फाइट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन द 16th सेंचुरी। मैंने आपको बताया कि मार्टिन लूथर ने जब जो ये लेटर ऑफ इंडल्जेंस है, मेन रीजन यही था जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द मार्टिन लूथर, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आता है कैथोलिक चर्च में। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट हैं और राइटर्स हैं, जो भी रिलीजन को क्वेश्चन कर रहा है उसको सेंसर कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पे काउंसिल ऑफ ट्रेंट बनती है। काउंसिल ऑफ ट्रेंट में क्या होता है कि चर्च के लीडर्स मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या सही है, क्या उनको चेंजेस लाने चाहिए करप्शन के लिए। और बहुत ज्यादा इम्फोसाइज करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं कैथोलिक बिलीफ को, उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ पोप एंड सेक्रेमेंट्स को इम्फोसाइज करते हैं कि ये आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक है। न्यू रिलीजियस ग्रुप बनते हैं। ये जो रिलीजियस ग्रुप बनते हैं ये बने थे कि कैथोलिक टीचिंग्स को और ज्यादा स्प्रेड कर सकें। तो स्कूल्स बनाए गए, दूसरी दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल किया जाए, जिससे जिससे क्या हुआ कि कैथोलिक टीचिंग्स को एक जिससे कैथोलिक टीचिंग्स को स्प्रेड किया जा सके। इंक्विजिशन, तो एक कोर्ट, चर्च ने कोर्ट सेटअप किया कि जो भी उनकी टीचिंग को अपोज करेगा उसको सजा मिलेगी। बुक्स को बैन कर दिया गया, जिसमें कुछ एक लिस्ट बनाई जो जो कैथोलिक्स है वो नहीं पढ़ेंगे। बैनिंग ऑफ बुक्स। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत बड़े बड़े इम्प्रेसिव आर्ट बनाई गई, ग्रैंड बिल्डिंग्स बनाई गई, जिससे लोग और ज्यादा कनेक्ट कर सके रिलीजन को, ठीक है। टू इंस्पायर देयर फेथ, और ज्यादा कनेक्शन हो पाए। मासिव बिल्डिंग्स, मासिव आर्ट बनाई गई, ठीक है। तो रेनासा डिस्पाइट इट्स एंड एक इसने गैप ब्रिज किया मिडिल एजेस और मॉडर्न डे सिविलाइजेशन के बीच में, ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोप। अब मॉडर्निटी, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत हो गया है ना। ठीक है। सो अब हम पीडीएफ पढ़ लेते हैं। पीडीएफ में देखो जो मैंने कराया है वही है, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में है, ठीक है।
Emergence of sociology. Sociology emerged in first half of 19th century in Europe. European society, after fall of Roman Empire, witnessed a decline in new ideas and innovation in social and scientific fields. Teaching of church dominated the human mind. जब आप ये लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ये पीडीएफ देखेंगे, अगले दिन दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर माइंड मैप से रिवाइज करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सब कुछ छप जाएगा। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा यार, सब हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। आप लेक्चर देखो, पीडीएफ पढ़ लो, माइंड मैप से रिवाइज कर लो, एंड इट्स डन। नहीं समझ आया तो दोबारा लेक्चर देख लो। नहीं, कुछ नहीं भी समझ आया, दोबारा नहीं समझ आया, तो कमेंट में लिख दो कि इस चीज को और दोबारा अगले दिन एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूंगी। ठीक है। The key features of Roman Empire: Roman peace, education and cultural growth, urban planning, legal system, economic prosperity. Then Dark Ages के बारे में जो मैंने पढ़ाया है वही सारी चीजें हैं। फीचर्स देख लीजिए, डार्क एजेस के पूरे इसमें लिखे हैं। फिर रेनेसा के बारे में लिखा है। ठीक है। थिंकर्स एंड साइंटिस्ट के बारे में शॉर्टली लिखा है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। कहानी जब सुनते हैं मजा आता है और थोड़ा दिमाग में भी बैठ जाती है ना, लेकिन वो कहानी हमको वहां रिप्रोड्यूस नहीं करनी है, हमको यही सारी चीजें रिप्रोड्यूस करनी है। इनमें से आप दो दो के भी नाम याद कर लोगे ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंस या की कंट्रीब्यूशन क्या थी रेनेसा की, वो हो गई। उसके बाद काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया, उसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं। अब कुछ अनाउंसमेंट्स है आपके लिए। जो बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे हैं वो तीन कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो वो जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक 2026 वाले होंगे और फर्दर। ठीक है, तो 2025 वालों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप लोग कह रहे हैं दिसंबर तक कंप्लीट कराने के लिए। आई ट्राई कि मैं दिसंबर तक कंप्लीट करा दूं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है? दूसरी बात कि जब भी हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, पैरेलली एक रिवीजन सेशन आएगा माइंड मैप का। ठीक है, सपोज हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली, तो उससे रिलेटेड अभी तक हमने जितना भी किया है, अगर स्कॉम के बारे में, फिर सेकंड चीज जो हमने करी है सोशियोलॉजी क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकर्स, फिर तीसरा अभी आज हमने जो भी पढ़ा है, फिर आगे जो हम पढ़ेंगे स्कोप और सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस कंपैरिजन। ठीक है, इन सब का माइंड मैप का, खाली माइंड मैप से मैं आपका रिवीजन कराऊंगी। और तीसरा पीवाईक्यू एनालिसिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट। ठीक है, हम पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बी एक्टिव इन टेलीग्राम। आपको क्वेश्चन दिया था, कितने लोगों ने किया? दो क्वेश्चन दिए थे मैंने फर्स्ट लेक्चर जब लिया था सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट में। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत कुछ अलग से करना होगा, बहुत रिसर्च करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उस पीडीएफ में ही आंसर था। दो क्वेश्चन थे कि सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है, और दूसरा था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पे आपको लिखना था। तो कितनों ने वो किया है? और अगर आपने लिखा है तो अब आप एक्टिव हो जाइए अब टेलीग्राम पे। ठीक है, आप भेजिए, आपस में आप एक दूसरे के आंसर्स देखना कि किसने, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, एक ही पीडीएफ से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, एक ही टीचर आपको करा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो सिर्फ आप लोगों ने और जगह से भी किया होगा, लेकिन सिर्फ मैं अपनी अगर बात करूं तो क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ आप एक दूसरे का अगर देखेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव और आपका डेवलप होगा। ठीक है, तो आप डालिए टेलीग्राम पे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत बेकार लिखा होगा या बहुत अच्छा भी हो सकता है ना? तो तभी आएगा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लिखोगे, है ना, एक दूसरे के आप आंसर्स देखोगे कि इसने इस चीज को, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को इस तरीके से लिखा है, समझाया ऐसे गया था। अनएम्प्लॉयमेंट और मेंटल हेल्थ का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन इसने अपनी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल भी डाला है। तो इससे आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। ठीक है, तो अब आप एक्टिव हो जाइए। नाउ अब हम आते हैं माइंड मैप पे। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी में हमने देखा कि 5th सेंचुरी में क्या था, रिमेम्बर इट, क्या था, रिकॉल करने की कोशिश करो। उसके बाद 5 से 15 सेंचुरी में क्या था, ये रिकॉल करो। उसके बाद 15 से 17 सेंचुरी में क्या था, ये रिकॉल करो। ठीक है, तो 5th सेंचुरी में क्या था? 5th सेंचुरी में थे हमारा रोमन एम्पायर।
बिफोर 5th सेंचुरी रोमन एम्पायर था, और उसको क्या कहते थे? इसको कहते थे एज ऑफ एंटिक्विटी। 5 से 5th सेंचुरी में क्या आया? 5 से 5th सेंचुरी में आया आपका डार्क एजेस। यहाँ पे क्या प्रेवलेंट था? क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर क्या आया? रेनेसा। रेनेसा के क्या फीचर्स थे? कमर्शियल रेवोल्यूशन होगा, यहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा। मेन फोकस क्या था? एजेंट ऑफ चेंज कौन कौन थे? तो मेन फोकस क्या था यहाँ पे? मेन फोकस था ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी, एक्सेट्रा। एजेंट ऑफ चेंज कौन कौन थे? फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, पेंटर्स, आर्टिस्ट, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, ये सारे आपके क्या थे? एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो पहला इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, एकदम क्लिक कर जाना चाहिए। नेक्स्ट इज रोमन एम्पायर। सो रोमन एम्पायर में हमने क्या देखा था कि टू रोमन पीस 200 इयर्स ऑफ पीस था। सो रोमन एम्पायर इसका टाइम पीरियड क्या था? 27 बीसीई से 476 सीई तक था। इट स्टार्टेड इन रोम, एक्सपेंशन इसका अफ्रीका और एशिया तक था। हमारे इसके साथ ट्रेड लिंकेजेस थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, रिपब्लिक की तरह ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे सिटीजन्स अपने लीडर को खुद चुनते थे, लेकिन बाद में ये एम्पायर बना। ठीक है, बट इट वॉज वेरी वेल एडमिनिस्टर्ड। 476 में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से यूरोप में आया डार्क एजेस। तो रोमन एम्पायर के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? यहाँ पर एकदम तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि दे अलाउड ट्रेड, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी टू फ्लरिश। एजुकेशनल ग्रोथ थी, कल्चरल ग्रोथ थी, अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, एडवांस सिटी डिजाइन थे, वेल प्लान पब्लिक बाथ, थिएटर्स, टेम्पल्स थे, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, लीगल सिस्टम में उनके प्रिंसिपल था इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ट्रेड फ्लरिश्ड, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर वाज प्रमोटेड। राइट, दिस वाज द की फीचर्स ऑफ रोमन एम्पायर। 476 सीई में इसका डिसइंटीग्रेशन होता है इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न एम्पायर एंड ईस्टर्न एम्पायर। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से आते हैं हमारा डार्क एजेस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जब ये होता है, तो देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो इस चीज को पूरा कंट्रोल कर पाए। लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था, जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ। फ्यूडलिज्म की वजह से सोसाइटी में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की आई, इनइक्वालिटी आई। ठीक है, किंग्स, लॉर्ड्स, वेसल्स ऑफ, इसमें सोसाइटी डिवाइड हो गई। इकोनॉमिक एकदम बुरी तरीके से डिक्लाइन हो गई, ट्रेड डिसरप्ट हो गया, तो फोकस एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो अर्बन लाइफ भी डिक्लाइन होगी। अब अर्बन लाइफ डिक्लाइन हुई, तो देयर वर वेरी फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। Urban life declined, very few opportunities for cultural and intellectual development. There was barbarian invasions, due to which there was lot of instability, external threat. Then फिर आता है Catholic Church rule. तो इनका रोल क्या था? Suppression of scientific inquiry. Church was supreme. God was at the center of universe. World view was totally religious. No innovation was promoted. You can't question priest. You can't question, sorry, you can't question priest. You can't question religion. If you do so, you were declared as heretic और you were charged of blasphemy. ठीक है, उसके बाद यूनिफिकेशन का भी इन्होंने काम किया, बट कार्ल मार्क्स, व्हाट डिड कार्ल मार्क्स से, कि ये आप रिलीजन के थ्रू यू वर्किंग क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं, रूलिंग क्लास इज कंट्रोलिंग वर्किंग क्लास। ठीक है, दे
They also have a lot of influence over kings and nobles. फिर आता है रेनेसा. So what does Renaissance means? Renaissance is the era of new ideas. ये होता है 14 से 17 सेंचुरी तक होता है. ठीक है. Renaissance means rebirth, revival, reawakening of the features of mighty Roman Empire. There was a radical change from traditional thinking to scientific thinking. Here, individualism was promoted. Focus was on humanism. तो यहाँ पर who were the agents of change? Scientists, philosophers, artists, explorers, religious reformers. And what was its importance? It focused on humanism, scientific revolution, intellectual curiosity, challenge to authority, printing press, political and economical changes. ठीक है. So यहाँ पर साइंटिस्ट में हमने देखा था कि कॉपरनिकस हु गिव द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. एंड व्हाट डज चर्च से? प्रीस्ट लोग क्या कहते थे कि जो यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है, बट कॉपरनिकस प्रूव्ड इट दैट यूनिवर्स इज हीलियोसेंट्रिक. ठीक है. बीच में सन है, उसके आसपास सब रिवॉल्व करते हैं. गैलीलियो सपोर्टेड इट. व्हाट और गैलीलियो ने क्या propound किया था? लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन का क्या था? लॉ ऑफ gravitation. What scientist does? Proposed major shift toward rational thoughts. Then is philosopher. तो philosopher में रेने डिस्कार्ट का हमने देखा था कि एक कार्टेशियन मेथड है ना. उसके बाद हमने देखा था आई थिंक देयरफॉर आई एम. उनका एक फेमस कोट है which highlight the importance of thought and consciousness in understanding the existence. रोसियो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने डिटेल में करी थी. What philosopher does? Made attempt to project an ideal society. एक आइडियल सोसाइटी प्रोजेक्ट करने की इन्होंने कोशिश की कि इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये कहते हैं कि आप रूल कर रहे हो क्योंकि ये हमारे अग्रीमेंट है, ये हमारा जनरल विल है कि हमने आपको खुद पे रूल करने का मौका दिया है. ठीक है. और जो भी हमारे जनरल विल के हिसाब से नहीं चलेगा या जो भी कॉमन गुड के हिसाब से नहीं चलेगा, उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की हमारी पूरी पूरी पावर है. वेल्थ ऑफ नेशन आर्टिस्ट माइकल एंगिलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल. फिर एक्सप्लोरर्स में हमने अच्छे से देखा, रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में देखा. ठीक है. इम्पोर्टेंस वी हैव सीन. अब आपको इसमें से अच्छे से करना है. फिर काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आता है. अब ये इसमें क्या होता है? काउंसिल ऑफ ट्रेंट बनता है विच एड्रेस करप्शन, स्ट्रेंथन कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स. न्यू रिलीजियस ग्रुप्स बनते हैं जो स्प्रेड करेंगे क्रिश्चियनिटी को. इंक्विजिशन, पनिशमेंट ऑफ डिसेंटर. ठीक है. सेंसरशिप, बैंड बुक्स, कंट्रोल्ड आर्ट्स, ये सारी चीजें थी. सो रेनेसा का इम्पैक्ट क्या था? इट ब्रिज द गैप बिटवीन द मिडिल एजेस एंड द मॉडर्न यूरोप एंड इन्फ्लुएंस द मॉडर्निटी. राइट. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है. आपका काम है लेक्चर को देखना, उसके बाद पीडीएफ पढ़ना, फिर माइंड मैप से रिवाइज करना, क्वेश्चन जो दिए हैं वो लिख के आने हैं. ठीक है. वो टेलीग्राम पे लिख के डाल दो और पिछला भी रिवाइज कर लो. ओके. सो आज के लिए इतना ही. बाय.